हम पहले ही एक तो समास की परिभाषा, समास विग्रह, समास के भेद और उन भेदों में भी अव्ययीभाव समास तथा तत्पुरुष समास की परिभाषा तथा उनके उदाहरणों को पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो समास आता है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है। द्विगु समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें तीन बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पहला तो यह है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और जो पूरा पद मिलकर एक समूह या समाहार का बोध कराएगा, तथा इसका जो क्या है दूसरा पद, जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं, वो प्रधान होता है। वहां द्विगु समास होता है। ये तो होगी द्विगु समास की परिभाषा। अब है द्विगु समास के उदाहरण, जैसे चौराहा। ये समस्त पद है चौराहा, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। तो चौराहा में जो पहला शब्द है चौ, चौ का अर्थ होता चार, तो ये संख्यावाची हो गया, चार राहों का समूह। तो ये संपूर्ण मिलकर एक समूह, संपूर्ण पद मिलकर ये एक समूह का बोध करा रहा है। एक या दो राह नहीं, कितनी राहों का समूह? चार राहों का समूह। ऐसे चवन्नी, चव का अर्थ भी यहां चार है, तो ये भी संख्यावाची है पहला पद। इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा चार आनों का समाहार। तीसरा उदाहरण है द्विगु। द्वि का अर्थ होता है दो। जब हम इसका विग्रह करेंगे द्विगु का, तो इसका विग्रह होगा दो गायों का समूह। द्वि यानी दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह। अगला उदाहरण है पंजाब। पंजाब का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा पांच आवों का समूह। तो इसमें भी जो क्या है, पहला जो पंज, ये जो शब्द है ये संख्यावाची है। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में द्विगु समास है। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है, वह समास जिसके दोनों पदों में, दोनों पद यानी एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान तथा रूपक का संबंध हो या पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान तथा रूपक का संबंध पाया जाता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे सत्संगति, ये समस्त पद है या सामासिक पद। सत्संगति, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा सत है जो संगति। सत का अर्थ अच्छा या अच्छी, कैसी संगति? अच्छी संगति। तो यहां विशेषण विशेष्य का संबंध पाया है, विशेषण विशेष्य का विधान है इस उदाहरण में। अगला है नरोत्तम। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा उत्तम है जो नर। कैसा नर? उत्तम। यहां भी विशेषण विशेष्य का विधान है। खुशबू, अगला उदाहरण है खुशबू। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छी। खुश है जो बू, बू यानी गंध, स्मेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। खुशबू, खुश यानी अच्छी है जो बू, गंध। ऐसे ही अगला उदाहरण है चंद्र बदन। बदन का अर्थ होता है मुख, तो इसका विग्रह होगा चंद्र के समान बदन या मुख। ऐसे ही अगला उदाहरण है चरण कमल। तो चरण रूपी कमल, यहां रूपक का संबंध है इस उदाहरण में। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी
कमल के समान जो क्या है, जो चरण है वो कोमल है। ऐसे नरसिंह, इसका विग्रह होगा सिंह रूपी नर। इस प्रकार ये जो उदाहरण है, इन सभी में विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान तथा रूपक का संबंध दिखाया गया है। पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा, वह समास जिसमें दोनों ही पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या है, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वे दोनों ही अर्थ की दृष्टि से प्रधान होते हैं। इसमें सामासिक पदों का विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा आदि अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है। जब हम द्वंद्व समास में सामासिक पदों का विग्रह करेंगे तो और, या, अथवा आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग इसमें करेंगे। उदाहरण के तौर पर सामासिक पद है हरिहर, जिसमें पूर्व पद है हरि तथा उत्तर पद है हर। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा हरि और हर। अगला सामासिक पद है दाल चावल, और जब हम इसका विग्रह करेंगे दाल चावल का तो इसका विग्रह होगा दाल और चावल। ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान, ये सामासिक पद है। इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा रोटी कपड़ा मकान आदि। अगला उदाहरण है लाभ हानि। इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा लाभ या हानि। ऐसे ही सत्यासत्य, ये सामासिक पद है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा सत्य या असत्य। इस पद में सत्यासत्य में दीर्घ संधि है, जिसका संधि विच्छेद होगा सत्य धन असत्य। तो इसका जो विग्रह होगा वो भी ये होगा सत्य या असत्य। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, एक ही सामासिक पद में दो या दो से अधिक समास पाए जाते हैं। तो उस समय यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास मौजूद है तो हमें अन्य समासों की बजाय बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है। आगे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहले बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद अर्थ की दृष्टि से गौण हो जाए या सामान्य हो जाए, जिस समास में दोनों पद अर्थ की दृष्टि से गौण हो जाए या सामान्य हो जाए तथा दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ देते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में जो क्या है, दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ देंगे, वहां बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मनोज। अब ये मनोज जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। मन है धन जय, ये दो पद है। तो मन है का अर्थ है मन में, जय का अर्थ है जन्म लेने वाला। तो मनोज मन में जन्म लेने वाला। तो ये दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ क्या दे रहे, कामदेव। मन में जन्म लेने वाला कौन होता है, कामदेव। और यहां संधि की बात करें तो यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला उदाहरण है शूल पानी। शूल यानी त्रिशूल, पानी का अर्थ होता है हाथ। तो जब हम इसका शूल पानी का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा शूल
यानी त्रिशूल है पानी हाथ में जिसके। किसके हाथ में त्रिशूल होता है? शिव के हाथ में। तो ये विशेष अर्थ क्या हो गया? शिव। अगला उदाहरण है चतुरानन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, चतुर्धन आनन। चतुर्धन आनन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है चतुर। तो ये चतुरानन शब्द है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो चतुर यानी चार है, आनन, आनन यानी मुख जिसके। चार मुख किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के। दिखाई सिर्फ तीन ही देते, एक पीछे रहता जो हमें दिखाई नहीं देता। तो चतुरानन यानी चार है आनन मुख जिसके, तो वो किसके होते हैं? ब्रह्मा के। तो यह विशेष अर्थ हो गया ब्रह्मा। अब जो क्या है, प्रश्न ये उठता है कि भाई चतुर यानी चार, तो ये इसका पहला पद भी संख्यावाची हो गया, जबकि पहला पद संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है विग्रह करने के ऊपर। यदि विग्रह ऐसे किया जाए, भाई चतुर यानी चार है आनंद जिसके, वो तो फिर तो ब्रह्मा हो जाएगा, और इसमें सीधे सीधे इस विग्रह के आधार पर बहुव्रीहि समास होगा। और यदि हम विग्रह इसका ऐसे करें कि भाई चतुर यानी चार आनन का समूह, तो फिर इसमें द्विगु समास होगा। और यदि सीधा विग्रह को छोड़कर सीधा सामासिक पद दे दिया जाए कि भाई चतुरानन सामासिक पद में कौन सा समास है, और यदि विकल्प में द्विगु समास भी दे रखा है, बहुव्रीहि भी दे रखा है, तो हमें बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है। अगला उदाहरण है गोदान। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा गाय का दान। तो इसका विग्रह है गाय का दान। तो जो गोदान है, ये प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है, एक विशेष पुस्तक हो गई है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास।